एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 में दुनिया में एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापनों का मार्केट $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गया था। आज आप सड़क पर चलते हैं तो विज्ञापन देखते हैं, टीवी पर विज्ञापन देखते हैं और अब तो आपके मोबाइल फोन पर टारगेटेड विज्ञापन भी आते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर सबसे अच्छा विज्ञापन वो होता है जब आपके किसी प्रोडक्ट की तारीफ आपका कंपटीटर यानी दुश्मन करने लगे। ऐसा ही भारत का एक प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। इसका डर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जताया था और यही इसका सबसे बढ़िया विज्ञापन बना। इसके बारे में सबसे ताजा खबर यह है कि इस मिसाइल सिस्टम को एक और मार्केट मिल गया है। रॉयटर्स की 9 मार्च की एक रिपोर्ट ने बताया है कि इंडोनेशिया और भारत अब ब्रह्मोस की बिक्री के लिए समझौता कर चुके हैं। ये भी बताया गया है कि ये डील लगभग $350 मिलियन यानी लगभग 3200 करोड़ के आसपास होने वाली है। संभवतः ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील होने वाली है। ये डील कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आपको मैं एक आंकड़े से देता हूँ। साल 2013-14 में भारत का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ था, यानी आज हमारे सिर्फ एक प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट वैल्यू जितनी है उसका 5वां हिस्सा। आपको मैं ब्रह्मोस की इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं उससे पहले आप जान लीजिए कि पिछले 10 साल में हमारा डिफेंस सेक्टर कितना ज्यादा बदल गया है। साल 2005 से लेकर साल 2014 के बीच हमारा टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट 4,312 करोड़ रुपए था और जबकि एक साल में यानी 2024-25 में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। यानी एक साल में 10 वर्षों के मुकाबले 6 गुना एक्सपोर्ट हुआ। जो देश कभी सिर्फ आर्टिलरी सेल और बुलेट्स बेचता था वो अब अटैक्स जैसी तोपें बेच रहा है, वो अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बेच रहा है, वो अब आकाश सैम सिस्टम बेच रहा है। उसके प्रोडक्ट एशिया और अफ्रीका के देश लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि आज अर्मेनिया जैसे देशों का अधिकांश साजो सामान भारत की डिफेंस कंपनियों का एक्सपोर्ट किया हुआ है। आज एक भारतीय राइफल मेकर यूनाइटेड किंगडम के टेंडर में हिस्सा ले रही है। आज हमारे हेलीकॉप्टर्स और तेजस विमान दुनिया को पिच किए जा चुके हैं। फिलीपींस जैसे देशों को हम पहले ही 3,000 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस बेच चुके हैं और इस बात को सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि दुनिया भर में आर्म्स के ट्रेड पर सबसे विश्वसनीय डेटा देने वाली एजेंसियां भी बता रही हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है। सिप्री की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत का विश्व के आर्म्स बाजार में इंपोर्ट का शेयर 2016 से 2020 और 2021 से 25 के बीच 4% गिरा है। सिप्री की ही रिपोर्ट कहती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत अब अपने हथियार खुद डिजाइन कर रहा है और खुद बना भी रहा है, यानी हमारे यहाँ जो बदलाव हुए हैं उन्हें पूरा विश्व मान रहा है। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे है? कैसे एक मिसाइल ने हमारा दुनिया के प्रति एटीट्यूड बदल दिया है? कैसे कोई एक मिसाइल किसी देश के डिफेंस प्रोग्राम का फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन जाती है? ये कहानी आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 10-12 सालों में क्यों हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। मैं आपको ब्रह्मोस की यात्रा बताऊं उससे पहले इसे ब्रह्मोस के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर शिवारत्नु पिल्लई का एक स्टेटमेंट सुन लीजिए। डॉक्टर पिल्लई ने 2013 में ही कह दिया था कि कोई भी ब्रह्मोस को अगले 20 वर्षों तक इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना घातक प्रोडक्ट है। ब्रह्मोस दरअसल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल को सामान्य शब्दों में समझें तो ऐसी मिसाइल जो धरती के काफी पास उड़ती है। वहीं सुपरसोनिक का मतलब है जो मिसाइल आवाज की गति से कहीं ज्यादा तेज चलती है। ब्रह्मोस 2.8 माक की स्पीड से चलती है, यानी लगभग 3500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 200 किलो वॉरहेड एक बार में ले जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत के पास ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी आई कैसे? कैसे आज हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम बना और क्यों अब एक्सपोर्ट होने वाला ये प्रोडक्ट आज से 10 वर्ष पहले किसी देश को नहीं बेचा गया? लेकिन ब्रह्मोस की कहानी किसी मिसाइल प्रोग्राम से नहीं बल्कि एक इंजन से शुरू होती है। ये इंजन है रैमजेट टेक्नोलॉजी बेस्ड। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में छपा एक लेख बताता है कि सोवियत रूस ने 1980 के दशक में यह इंजन विकसित किया था। इसे उसकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल P-800 ओनिक्स के लिए विकसित किया गया था। रैमजेट इंजन बेसिकली सुपरसोनिक मिसाइल में यूज होने वाला टेक है और इनकी स्पीड 600 किलोमीटर से 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इनमें पार्ट्स भी कम होते हैं, इसलिए कम जगह में इन्हें फिट किया जा सकता है। कम मूविंग पार्ट की वजह से ये वेपन ज्यादा वेरी करते हैं। हालांकि इन्हें बनाना कठिन काम है, लेकिन रूस ने 1990 के दशक तक ये टेक विकसित कर लिया था। भारत के मिसाइल प्रोग्राम के पितामह डॉक्टर अब्दुल कलाम को इस टेक के विषय में पता था। ऐसे में उन्होंने रूस की इस तकनीक के भरोसे भारत की ब्रह्मोस का सपना देखा, जिसका जवाब न चीन के पास होता न ही पाकिस्तान के पास। इसके लिए 1990 के दशक के रूस को राजी किया गया और इस तरह से 1998 में एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया। इस ज्वाइंट वेंचर का काम ब्रह्मोस को विकसित करना, उसे टेस्ट करना और उसका उत्पादन करना था। रूस की मास्कवा और भारत की ब्रह्मपुत्र नदियों का आधा आधा नाम देकर इसका नामकरण हुआ।
अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में इसका स्पीड के साथ विकास हुआ और ब्रह्मोस का पहला टेस्ट 2001 में ही हो गया था। ये टेस्ट पूरी तरह सफल रहा। 2003 में इसका शिप ट्रायल यानी नेवी के जहाज में ट्रायल किया गया और ये भी पूरी तरह सफल रहा। ब्रह्मोस इसके बाद एक एक करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी इंडक्ट कर ली गई। 2009 में ब्रह्मोस का ब्लॉक 2 वेरिएंट भी आ गया जो ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेट डिस्ट्रॉय करता था, लेकिन तब तक इस मिसाइल की रेंज लिमिटेड थी, 290 किलोमीटर तक सीमित। ब्रह्मोस से जुड़ा एक और किस्सा यहाँ आपको सुनना चाहिए। इस तकनीक पर भारत के वैज्ञानिकों को कितना भरोसा है ये भी आपको जानना चाहिए। डॉक्टर पिल्लई ने एक पॉडकास्ट में ऐसी एक घटना का जिक्र किया है, इसको आप अपनी स्क्रीन पर खुद ही देख लीजिए। What did that Pakistani general ask you at that arms exhibition in Abu Dhabi? Team of Pakistan with the general leading the team. He said, if you are going to sell to Middle East, will you sell it to Pakistan? I said, sir, for Pakistan is a free delivery item. और भारत ने पाकिस्तान को ब्रह्मोस की फ्री डिलीवरी भी कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का इतना खौफ हुआ कि शहबाज शरीफ ने कैमरे पर इस पर बात की। खैर, हम अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। ब्रह्मोस 2010 तक एक लीथल प्रोडक्ट बन चुका था, लेकिन इसमें तब भी कई कमियां थी, या यूं कहें कि इम्प्रूवमेंट्स बाकी थे। कुछ इम्प्रूवमेंट तो टेक्निकल थे, लेकिन कई सारे असल में ब्यूरोक्रेटिक थे। एक तो ब्रह्मोस भारी और बड़ी थी, ऐसे में इसे हवा से यानी किसी फाइटर जेट से लॉन्च नहीं किया जा सकता था। दूसरा, इसकी रेंज 290 किलोमीटर ही थी, जहां इसका एयर वर्जन 2014 के बाद तेजी से डेवलप किया गया। वहीं दूसरी समस्या के लिए दूसरा रास्ता था। दरअसल दुनिया में मिसाइल जैसे घातक हथियारों का फैलाव न हो, इसके लिए एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR नाम की एक संस्था बनाई गई। जो देश इसके सदस्य हैं वो केवल 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल को बेच सकते हैं, इसलिए भारत ने ब्रह्मोस की रेंज जानबूझकर 290 किलोमीटर रखी थी। भारत 2016 तक इसका सदस्य नहीं था। इसके लिए प्रयास 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में चालू हो गए थे, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान हम इस क्लोज ग्रुप में शामिल होने में सफल नहीं हो पाए। 2014 के बाद मोदी सरकार आई और कूटनीति के बल पर 2016 में इसकी सदस्यता हासिल कर ली और MTCR ने सारे दरवाजे खोल दिए। तब से लगातार ब्रह्मोस के नए वर्जन बन रहे हैं। भारत ब्रह्मोस का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी बना रहा है जिसकी रेंज 800 किलोमीटर होने वाली है। ये क्यों पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, ऐसे समझिए। पाकिस्तान की कुल चौड़ाई ही औसतन 1000 किलोमीटर है। ऐसे में पाकिस्तान का कोना कोना ब्रह्मोस की रेंज में है और ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने वाला अभी तो कोई सिस्टम बना ही नहीं है। और जब आप अपना कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं तो अच्छी बात यह होती है कि आप उसको जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो, उसके कई वेरिएंट बना सकते हो। भारत अब ब्रह्मोस के साथ यही कर रहा है। पहले ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाई गई, अब उसके नए वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। ये हल्की और छोटी होगी जिससे इसे तेजस पर लोड किया जा सकेगा। ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक यानी मार्क 7 की स्पीड से चलने वाला वेरिएंट भी डिजाइन हो रहा है। बेसिकली पिछले 10 सालों में ब्रह्मोस को सुपर वेपन में बदल दिया गया है और यही कारण है कि आज ब्रह्मोस के लिए दुनिया के बाकी देश भी लाइन में हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि थाईलैंड, सऊदी अरब, वियतनाम जैसे देश डील के काफी एडवांस चरणों में हैं। इनमें से वियतनाम का नाम सबसे आगे है। ब्रह्मोस का डेवलपमेंट दिखा रहा है कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट कैसे आपके डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। आज मोदी सरकार आकाशसैम, पिनाका, तेजस, अटैक्स जैसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म को पुश कर रही है जो हमारे नए ब्रह्मोस बनेंगे। शायद पहले की सरकारों में रक्षा सौदों पर फोकस ही नहीं था और न ही अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई पुश था। भारत ने अब इस बात को सीरियसली लिया है और इस सीरियसनेस का ही नतीजा है कि कभी कांग्रेस के समय में जो भारत युद्ध काल में भी विदेशी हथियारों की आपूर्ति के लिए बाट जोहता था, वो आज दुनिया के सबसे एडवांस वेपन का प्रोड्यूसर बन गया है। कभी जिस भारत को पाकिस्तान जैसे देश भी उनके अमेरिकी हथियारों की धौंस दिखाते थे, आज उसी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत के इस मिसाइल सिस्टम से अपने डर को जगजाहिर कर रहा है। और अगर भारत ने यही तरक्की अगले कुछ वक्त तक जारी रखी तो दुनिया के हथियार मैन्युफैक्चरिंग के एलीट और व्यापारिक रूप से सबसे लाभकारी इकोसिस्टम का हिस्सा बनने से इसे कोई नहीं रोक पाएगा।